ऐसी झुग्गी बस्ती में आप रुके जहाँ आपने कह रहे कि यहाँ जॉनी लीवर रुका करते थे। अटल जी प्रधानमंत्री थे, हम तब भी यही काम करते थे, तब ये सवाल नहीं उठते। हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोजा जा रहा है। कोई सच्चाई वाली बात कर रहे हैं तो आपको हिंदू मानने से इनकार किया जाएगा। ईडी प्लेयर है, वो ईडी को प्ले करता है। एक तरफ मोहब्बत का पैगाम और एक तरफ बटेंगे तो कटेंगे। मैं गंभीरता से विचार करता हूं कि 2014 का जब इलेक्शन हुआ था, मोदी जी एंड पार्टी सारे लोग इलेक्शन लड़े, तब मैं इनके साथ था। तो उस वक्त भ्रष्टाचार, फलाना डिमाका, घोटाले, ऐसी बातें होती थी। इनके स्लोगन्स आपको याद है? बहुत हुई महंगाई की मार, 2 करोड़ रोजगार सालाना, काला धन आएगा। तो ये देखो मुद्दों की बात कर रहे थे। उन्होंने कभी ये कहा इनकी वजह से हिंदू खतरे में आ गया है? तो ये जो बटोगे कटोगे, ये कब आया? अभी 24 के इलेक्शन के बाद। गंगा जी ने बताया हमें कि देश 2014 में आज़ादी हुआ। अब्दुल कलाम साहब थे, जब तक वो फ्रेम में नहीं आए थे उनको कौन जानता था? या 2014 के पहले मोदी जी को कौन जानता था देश में? कहीं से निकल के ये भी तो आए हैं ना। अखिलेश यादव जी तो कभी ऐसी बात ही नहीं करते। ये कैसे बन नहीं राहुल गांधी नहीं यार, ये भी नहीं। ममता बनर्जी वो तो यार तुष्टीकरण करती हैं, ये कैसे बन सकती है? ये कैसे बन? जो भक्त बनने लायक नहीं है वो भगवान बने घूम रहे हैं। तो धर्म का पतन कौन कर रहा है? यही लोग पतन कर रहे हैं और यही लोग पताका भी लेकर के आगे चल रहे हैं। तो देश का और मौजूदा समय का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि धर्म की पताका अधर्मियों के हाथ में आ गई। साथियों नमस्कार। आज जो गेस्ट हमारे बीच में आए हैं उन्हें किसी पहचान के मोहताज नहीं है। मेरे साथ राजीव निगम जी हैं। बहुत बहुत नमस्कार राजीव निगम जी। थैंक यू। बेस्ट कॉमेडियन हैं, बेस्ट एक्टर हैं, जिसे मैं कहूँ आजकल लोग इन्हें बेस्ट नेता और अभिनेता भी कहने लगे हैं यहाँ पर। तो लगातार लोगों में यही चर्चा सबसे ज्यादा निकल के आ रही है कि अब धीरे धीरे अभिनेता से नेता की तरफ राजीव निगम बढ़ रहे हैं। नहीं नेता मत कहिए भाई। इज्जतदार आदमी हूँ मैं, शरीफ आदमी। कल जब मैं सवाल पूछा था लोगों से कि राजीव निगम जी से अगर कुछ सवाल पूछना है तो वो कब अभिनेता से वो नेता बनते जा रहे हैं, कुछ पता नहीं लग रहा है। नहीं ऐसी बात नहीं है। मैं इंसान बनता जा रहा हूँ। इंसान बने रहना बड़ी मुश्किल बात होती है आजकल के दौर में, और शायद इसी वजह से। और इंसान बने रहने के लिए क्या है कि आप इंसानियत के लिए बात करें, इंसानी हक के लिए बात करें। कहीं पर कुछ गलत सही हो रहा है तो आप आवाज़ बुलंद करें, यही इंसानियत होती है। तो बहुत सारे लोग जिन्होंने अपनी आवाज़ बंद कर रखी है, उनके सामने कुछ हो रहा है लेकिन वो मुँह घुमा लेते हैं, इधर कर लेते हैं, नहीं बोलते हैं। तो जो बोलता है तो उसमें बहुत सारे लोगों को लगता है कि बोलने वाला नेता ही होता है ना। मेरे पास भी बहुत सारे लोगों के कमेंट से कई बार इधर उधर आता है कि आप तो नेतागिरी, और ये नेतागिरी क्या है? मतलब बोलना। पहले अगर आप उठा करके देखें, फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे कलाकार थे, जब पेट्रोल महंगा होता था, महंगाई होती थी, कोई दूसरे मुद्दे होते थे, है ना, तो लोग ट्वीट करते थे, बोलते थे, कहते थे। आजकल सब चुप, और जो बोल रहा है, जो कह रहा है, तो उसको लोग नेता टारगेट कर रहे हैं अलग अलग तरीके से। तो ठीक है, लोगों का मानना है। बहुत ये तो शुरुआती एक सवाल था कि लोग नेता अभिनेता कह रहे हैं। पहले ये जब जीवन के संघर्ष की बात करें राजीव जी, तो मैं देख रहा था, अभी आप पढ़ा था, कानपुर में आपका जन्म हुआ, उसके बाद मुंबई जाना हुआ। तो जो कानपुर से मुंबई का सफर आपने जिस तरीके से तय किया, उसके पीछे की कहानी क्या है पूरी? बड़ा वो दौर भी अलग था, बहुत संघर्षशील दौर था, और न सिर्फ मेरे लिए, उस दौर के ज़्यादातर युवाओं के लिए बड़ा मुश्किल दौर था, सफ़र था। और ख़ास तौर से तब मुंबई बहुत दूर हुआ करता था। मुंबई जिसको कहते हैं, बहुत दूर हुआ करता था कि मतलब मुंबई कहाँ है, कैसे जाएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे, कैसी है मुंबई, एज्यूम करते थे, पता नहीं होता था। आजकल तो सब लोकल हो गया है। तो उस वक्त फिर कौन सी ट्रेन जाती है ये पता लगाना, फिर ट्रेन का रिजर्वेशन, फिर कौन से स्टेशन पर जाके उतरेंगे, फिर उतर के कहाँ जाएंगे। कोई मोबाइल होता नहीं था, कम्युनिकेशन के कोई साधन थे नहीं, और किसका ऑफिस कहाँ है, किसका दफ्तर कहाँ है, किससे हम मिलें जिससे हमें काम मिले, हम किसको अपनी काबिलियत दिखाएं जाए, कुछ पता नहीं होता था, है ना। तो वो बहुत संघर्ष का दौर था, बहुत ज़्यादा संघर्ष। पिताजी चाहते थे कि आप डॉक्टर बने, लेकिन आपने रास्ता चुना कि नहीं, मेरे को तो जो अपना अंदाज है। मैं एक खबर पढ़ रहा था अभी न्यूज़ में, तो उसमें कि चाय समोसे के लिए प्रचार करते करते आप सीधा अब अखिलेश यादव, राहुल गांधी, तमाम बड़े नेताओं के साथ प्रचार करते हुए दिखते हैं, जैसे कहें कि अपने विचार व्यक्त करते हुए दिखते हैं। तो ये खबर, ये संघर्ष का दौर जब चाय समोसे से चला, वो आज बड़े बड़े राजनेताओं के मंच तक पहुँच चुका है। हाँ, ये एक देखा जाए
तो जैसे भी आपने बोला ना कि अभिनेता से नेता बनते जा रहे हैं, लेकिन अगर ये चीज़ जब मैं कभी याद करता हूँ तो ऐसा लगता है नया कुछ नहीं, बहुत पुरानी चीज़ है ना। मुंबई जाने के पहले तो उस वक्त इलेक्शन पर्व हुआ करता था, रिक्शे पे भोंपू लगा हुआ है और लोग जा रहे हैं, वो बिल्ले बांटा करते थे, है ना, टोपियाँ, तो बड़ा हम लोग छोटे थे, बड़ा उत्साह होता था, है ना, किसी भी पार्टी का बिल्ला मिल जाए, बिल्ला ले लेते थे, टोपी मिल जाए, हाँ टोपी मिल जाए, है ना, झंडे, बैनर, तो ऐसे ही हम लोग खुश रहा करते थे। तो उस वक्त एक बोलने का बड़ा शौक था। तो जैसे पहले कई घरों में अखंड रामायण होती थी, तो ऐसे माइक लगते थे 24 घंटे, तो सिर्फ माइक पे बोलने की वजह से हम लोग रामायण पढ़ने जाते थे, है ना। और कहीं कहीं पर माइक लगा होता था, तब तो कुछ आता नहीं था, तो बस इधर उधर देखा, हेलो 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 हेलो, बस इतना ही बोल के भाग जाते थे। मतलब इतना तो लगता है कि कहीं ना कहीं अनकॉन्शियसली जो है दिमाग में माइक के प्रति कुछ रहा होगा। तो जब चुनाव प्रचार होता था, रिक्शे विक्शे में कोई दल के आसपास के लोग, है ना, तो मैं उनको रिक्वेस्ट कर, भैया मैं ज़रा बोलूँ, तो बोलता रहता था, जो लिखा है, आपके क्षेत्र के निडर कर्मठ आपके अपने युवा साथी, तो भाइयों इनके फलाने निशान पे मुहर लगा करके भारी मतों से विजयी बनाए। उसका एक अपना मजा था। तो वो मज़ा आता था, घूमते रहते थे, तो कहीं पर ब्रेक होता था तो बोलते थे भैया चलो आओ चाय पी लेते हैं, समोसा खा लेते हैं। तो वो चाय समोसा भी होता था, बोलते करते थे। तो कहीं ना कहीं फिर तब तो वो शौकिया था, फिर वो हमारा प्रोफेशन बना, जो हमने बाद में परफॉर्म करना शुरू किया और टीवी पे काम करना शुरू किया। और उसके बाद दौर घूम करके फिर ऐसा आया कि ऐसी व्यवस्था बदली कि जहाँ पर हमारे माइक पे रोक लगी कि माइक पे आप नहीं बोल सकते हैं, या माइक पे आप ये नहीं बोल सकते हैं, माइक पे वो नहीं बोल सकते हैं। तब फिर अंदर से कोई एक आवाज़ निकली कि नहीं यार, ऐसा कैसे, ये हमारा हिंदुस्तान है, हमारे हिंदुस्तान को इतने सालों के संघर्ष में कितने लोगों की आहुति दे करके आज़ादी दिलाई गई, सिर्फ इसीलिए कि हम अपनी आवाज़, अपनी चीज़ों को हम अपने देशवासियों के सामने हम रख सकें, और वहाँ पे पाबंदी लग रही है। तो वो धीरे धीरे आवाज़ हमने मुद्दों पे, इश्यूज़ पे, जहाँ पर गलत बातें होती थी वो उठानी, बोलनी, कहनी। फिर और माध्यम आ गए, यूट्यूब आ गया, ट्विटर आ गया, तो लोगों को मेरी बातें अच्छी लगने लगी, लोगों को लगा कि भाई ये जायज़ बात है, तो लोग जुड़ते गए। उसी बीच में कई बार लोग ये बात भी बोल देते हैं कि यार नेता भी क्या होता है, नेता भी एक आम लोगों की आवाज़ बन करके सामने आता है। तो आम लोगों की जो आवाज़ बने, जहाँ पर बहुत सारी आवाज़ें खामोश हैं, तो उस आवाज़ को बुलंद करना, वो एक अभिनेता होने के साथ साथ में, एक जिम्मेदार नागरिक होने के साथ में मुझे लगता है कि ये ज़रूरी है, तो मैं बोलता हूँ। जब आप 340 रुपये लेकर मुंबई पहुँचे, उसके बाद जब आपने बताया उसमें कई जगह कि मैंने एक नाई की दुकान पर, सैलून जिसे कहते हैं, कि सैलून में काम किया, उसके बाद एक ऐसी झुग्गी बस्ती में आप रुके जहाँ आपने कह रहे कि यहाँ जॉनी लीवर रुका करते थे। तो वहाँ आपका उस वक्त वो सोचना क्या था, क्या मैं जॉनी लीवर की तरह एकदम बन जाऊंगा, या किस तरह कॉमेडियन बनने का जो ख्वाब था वो जॉनी लीवर से आया क्या? जॉनी लीवर हमारे पितामह हैं, हमारे लिए एकदम देवतुल्य हैं वो। और आज मुंबई में मेरा कोई आदर्श नहीं रहा, कोई गॉडफादर नहीं रहा, कोई गुरु नहीं रहा, लेकिन हम एकलव्य की तरह उनको हम मानते रहे, करते रहे। और ये सौभाग्य की बात थी कि जिस एरिया में मैं गया रहने के लिए, तो वहाँ पर जाकर के मालूम हुआ कि जॉनी लीवर साहब भी यहीं इसी स्लम में रहते थे, वो फलाना घर था वहाँ रहते थे। तो हमने कहा अच्छा, तो उनके कुछ पुराने साथी मिलते थे जिन बचपन के उनके, तो तमाम लोग बताने, अरे जॉनी इधर ही रहते थे, ये करते थे, हम लोग रात में ये बोलते थे, दिन में ये करते थे, मेरे यहाँ खाता था, मेरे यहाँ बैठता था। तो मुझे बड़ा अटैचमेंट हुआ, तो उनको मैं एडमायर करता था, आज भी उनको एडमायर करता हूँ। इज़ सच अ वंडरफुल पर्सन। अगर जो इंसान की परिभाषा होनी चाहिए सही तरीके से, मुकम्मल तरीके से, वो परिभाषा को वो परिभाषित करते हैं। बहुत अच्छे कलाकार हैं, बेहद अच्छे इंसान हैं, और लोगों के सुख दुख में, चीज़ों में खड़े रहना, और इतने बड़े सेलिब्रिटी होकर के एक आम इंसान के तरह रहना, छोटे बड़े का भेद ना होना, सबके दुख सुख में काम आना, वो एक अद्भुत है। और मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात रही कि उसी क्षेत्र में मुझे रहने का, फील्ड में जहाँ वो रहते थे वहाँ रहने का मौका मिला।
और वहीं पर एक सैलून हुआ करता था, नेचुरल हेयर सैलून, जो हमारे रायबरेली के एक सिराज भाई हैं, तो उनको भी मैं बहुत मानता हूँ, बहुत आज भी हमारी उनके साथ बहुत अच्छी मित्रता है, पारिवारिक रिलेशन है। तो शुरुआत में गया तो उस वक्त बहुत मुश्किल दौर था, कहाँ रहे आदमी, पैसे होते नहीं थे, काम होता नहीं था, तो वहाँ पे कोई अगर सहयोग कर देता था तो वो बहुत बड़ी बात थी। तो सिराज भाई ने हमारा बहुत सहयोग किया। जब हम बम्बई कानपुर आते थे और यहाँ से हम फिर अपना बैग ले करके, अब कहाँ जाएं यार, बम्बई लैंड तो करके हम जाऊँ कहाँ, तो उन्हीं की दुकान के पास सामान लेके खड़े हो जाते थे। तो वो कम से कम, अरे निगम साहब आइए, हम निगम साहब ही बोलते हैं हमें, तो बैठालते थे, चाय पानी कराते थे। फिर वो उनका हेडेक होता था कि यार ये आगे इनको कहाँ रखूँ मैं। तो फिर मुझे कहते थे कोई चिंता मत करो, हमारे ये कारीगर वो फला जगह रहते हैं, वहीं पर तुम सामान रख लो वहीं। तो ऐसे हमको सहयोग करते थे, तो मैं उनको सहयोग करता था, तो वो मेरा इतना सहयोग करते थे। तो कई बार, एक बार उनके फादर का इंतकाल हो गया, तो अचानक उनको दुकान छोड़ के जाना पड़ा। तो अब ये हुआ कि दुकान कितने दिन बंद रहे, कैसे क्या हो, तो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि राजू तुम ज़रा ये संभाल लेना। तो हमने उनकी दुकान को, जब तक वो आ नहीं गए तब तक मैंने उसको संभाला। तो और मुझे कोई काम, कोई चीज़, कोई व्यक्ति, कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई जात, ये सब कोई भेदभाव चीज़ें था। आज का जो माहौल चल रहा है उसमें ये एक सीख है। हाँ, आज का जो सांप्रदायिक माहौल तमाम तो वही फैला रहा है, उसके लिए भी एक सीख है आपकी। वही देखा कि वो सिराज भाई, और उनका हमने उतने दिन हमने काम उनका संभाला, कारीगर हुआ करते थे। तो उस दुकान में काम क्या करना, मतलब एक जिम्मेदारी निभाना, क्योंकि उन्होंने मेरा सहयोग किया तो मेरा फ़र्ज़ बनता था, अगर वो मुसीबत में है तो मैं उनके लिए खड़ा रहूं। वहाँ एक मेरा अड्डा बना, तो वहाँ से फिर मैं स्ट्रगल करने के लिए अंधेरी और दूसरे इलाकों में जाया करता था। तो वो हमारा एक केंद्र बिंदु था, वो सैलून। और सिराज भाई हमारे मतलब एक गार्जियन के जैसे थे वहाँ पर, तो बड़ा सहयोग मिला। तभी तो आज हम सब जब देखते हैं, तो अगर उनका सहयोग नहीं मिलता तो हम, हो सकता है कि ज़्यादा परेशान होकर हम भाग आए होते, लौट आए होते। बिल्कुल। आज अगर उस वक्त का जो दौर था, उस वक्त अगर सिराज सोच लेते कि ये राजीव निगम है और राजीव निगम सोच लेते कि ये सिराज हैं, तो साथियों किस तरीके से जो एक दूसरे की मदद, जो एकता जो दिखाई वो आज की तारीख में मैं कहूँ कि एक सीख के काबिल है। तमाम उन पार्टी को भी ये वीडियो देखना चाहिए और ये बात से काफ़ी सीख लेनी चाहिए। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए, जब मैं पढ़ रहा था उसके बारे में, तो मुझे पता लगता है कि लोग कहते हैं कि ये एक कॉमेडियन है, ये एक स्वतंत्र आवाज़ है। क्या स्वतंत्र आवाज़ों को, क्या एक कॉमेडियन को, क्या लोगों को, जो लोगों के मन को भाते हैं, उनको किसी राजनीतिक पार्टी का मंच शेयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्या किसी राजनीतिक सत्ता के साथ उनको सहयोग करना चाहिए? क्या ये सवाल जो जनता से, या कहूँ मैं राइट विंग से जो उठते हैं, क्या ये सही है या गलत है? देखिए, लोग हैं, तरह तरह के सवाल करेंगे, लेकिन अगर देखा जाए तो हम अब से कुछ समय पहले तक तो ऐसा माहौल नहीं था, कभी किसी ने ऐसे सवाल नहीं किए। हम तब भी यही काम करते थे, तब क्यों सवाल नहीं उठते थे? इससे पहले की जो सरकारें थी, जब यूपीए की सरकार थी, हम तब भी यही काम करते थे। अटल जी प्रधानमंत्री थे, हम तब भी यही काम करते थे, तब ये सवाल नहीं उठते थे। तो ये सवाल उठाने वाले भी वही लोग हैं जो अपनी सुविधा के हिसाब से सवाल उठाते हैं। और दूसरी बात, माहौल नो डाउट खुले तौर पे देश के बहुत सारे हिस्सों में बहुत सारे लोग इस बात को स्वीकार करते हैं कि मामला कई चीज़ों में बढ़ गया है, इनका मेरा, तेरा, तेरा मेरा, ये हिस्सा वो हिस्सा। तो जब बढ़ गया है तो बहुत सारे लोग प्रभावित हुए हैं। तो जब मैं आवाज़ बुलंद करने लगा तो उसमें से बहुत सारे लोग, जो मेरी आवाज़ है वही आपकी है, वही इनकी है, वही उनकी है, तो ये सारे लोग तो फिर एक ही तरफ हो जाते हैं। अब हम उस तरफ नहीं हैं क्योंकि हम उनके बारे में बोल रहे हैं। तो जब उस तरफ नहीं है तो उस तरफ वाले लोग ये कहते हैं कि तुम इस तरफ हो, पॉलिटिकल ये वो। और अगर लोग हमारी बात को बुलंद कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, हमारी और आपकी आवाज़ एक ही है, सवाल एक ही है, तो फिर हम तो एक ही हो गए। बस इतनी सी बात है। तो आज के परिवेश में जो बातें तमाम फैले, आजकल एक बहुत बड़ा मामला चल रहा है कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोजा जा रहा है लगातार, खुदाई का। तो मैंने आपकी वीडियो देख रहा था जिसमें आप वीडियो करते हैं, बहुत हुआ सम्मान पे उस पर आपने बनाई भी है। तो क्या आप इस परिवेश में आप क्या कहना चाहेंगे, कि क्या प्रतिक्रिया है आपकी उस पर? कहने का मतलब ये है कि ये सब कुछ अभी हो रहा है ना,
सोचने वाली बात है, अभी हो रहा है, ये पहले नहीं था। तो जब अभी हो रहा है तो प्रतिक्रिया भी अभी दी जाएगी ना कि, और मेरी पहली प्रतिक्रिया ये है कि ये पहले क्यों नहीं था। मतलब आप सवाल उठा करके, छेड़ करके, माहौल बना करके आप भाग जाएं। ऐसे अक्सर होता है कि यार कश्मीर में बताइए 89 में ये हुआ था, तब कहाँ थे, तब तुमने नहीं बोला कुछ। हमने तब भी बोला, लेकिन ये नहीं बताते हैं तब ये कहाँ थे, अपनी बात नहीं करते। तब ये कहाँ थे, तब ये वहीं थे, तब ये सत्ता में भी थे। इनसे कोई पूछे तुमने क्या किया उनके लिए, तब भी तुम वहीं थे, आज भी तुम सत्ता में हो, और तुम सत्ता में हो, जिम्मेदारी तुम्हारी है, तब भी जिम्मेदारी तुम्हारी थी, आज भी तुम्हारी जिम्मेदारी है कि उनका सहयोग करें, उनको खोया हुआ जो भी उनका स्वाभिमान है, घर है, चीज़ें, उनकी व्यवस्था, उनको वापस लौटाएं। आपने कुछ नहीं किया आज तक, और वही लोग, उसी पक्ष के लोग आपसे सवाल करते हैं कि अच्छा जब कश्मीर में ये हुआ था तब तुम ये कहाँ थे, ये तब ये कहाँ थे, ये कहाँ थे। तो हम तो तब भी थे, सवाल करते थे। तो आज ये जो खुदाई वाली बात हो रही है, तो आज भी भाई आप पहले भी तो थे, इससे पहले भी आपकी सरकारें रही, आप लोग मौजूद थे, आपने पहले क्यों नहीं क्वेश्चन खड़े किए। इसका मतलब आपकी नज़र में, आपकी सोच में कोई खोट है। आज जो आप खुदाई और ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, एक माहौल बनाने के लिए। भाई इससे पहले आपने क्यों नहीं किया। आप तो हमेशा चिल्लाते रहते थे ना कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बने, एक ही बात करते थे आप। भाई आए, मंदिर बन गया, बात खत्म हो जानी चाहिए। लेकिन अब बात खत्म हो गई, मंदिर बन गया, वो चैप्टर क्लोज हो गया, तो अब दुकान कैसे चले। एक दुकान बंद हो गई, अब जीविकोपार्जन कैसे हो, भाई हम कैसे रोटी खाएंगे, तो अब दूसरी दुकान खोलो। नई नई दुकानें खोली जा रही, नई दुकानें। तो ये खुदाई नहीं है, ये नई दुकान के शटर खोले जा रहे हैं। आप ऐसे खुदाई करने पे आ जाए, क्योंकि इन्हीं चीज़ों पे उलझे, आप खुदाई की बात कर रहे हैं, असली जो मुद्दे हैं उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। कोई पिछड़ों की बात ही नहीं कर रहा है, कोई शिक्षा की बात ही नहीं कर रहा है, कोई रोजगार की बात ही नहीं कर रहा है, कोई स्वास्थ्य की बात ही नहीं कर रहा है, जो व्यवस्था इतनी चरमराई हुई है। खुदाई हो रही है, खुदाई हो रही है, 4 लोग बैठे हुए हैं, खुदाई के नीचे क्या निकला, हमारे स्वाभिमान, और ये देखिए ये मूर्तियाँ मिली हैं, और ये हमारे एसपी, और ये खुदाई मंदिर खुदाई मूर्ति, मंदिर खुदाई मूर्ति। तो चारों लोग यही बातें कर रहे हैं, वो सारे मुद्दे पीछे, और ये चाहते भी यही हैं, सिर्फ इसलिए खुदाई कर रहे हैं। इस खुदाई के पीछे तमाम रोजगार, शिक्षा, दलित उत्पीड़न, पिछड़ों का उत्पीड़न, जो तमाम रोजगार के अवसर खत्म कर दिए जाना, उस पर कोई बात, मतलब चर्चा ही दूर दूर तक। और नेताओं का भी, जो आपने देखा हुआ, चाहे विपक्ष के नेता हों, चाहे सत्ता में बैठे नेता हों, उन पर घुमा फिरा के उनको उन्हीं मुद्दों पर लाया जा रहा है, विपक्ष सेंटर बनाया जा रहा है। विपक्ष भी क्या करेगा, यही खुदाई चल रही, खुदाई पे उसका जवाब देना है, खुदाई पे बोलना है, वही माहौल चल रहा है। अखिलेश यादव ने भी बयान दिया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के घर की खुदाई कराई, उसके नीचे भी शिवलिंग दिखा था। तो खुदाई तो आप कहीं करें, ये हिंदुस्तान है, पूरा हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान की संस्कृति सभ्यता जो रही है, आप कहीं भी खुदाई करेंगे तो हिंदुस्तान के ही अवशेष निकलेंगे ना, और क्या निकलेगा, जाहिर सी बात है। अगर हम कह रहे हैं खुदाई करो कहीं पर, तो भाई यहाँ पे खुदाई करके यहाँ मंदिर ये था, तो मंदिर के तो साक्ष्य होते हैं, कोई मूर्ति कहीं, कोई ये, तो कई बार लोग अपनी पूजा पाठ की खंडित मूर्तियाँ ये वो नदी में, कुएं में, इधर उधर उनको प्रवाहित कर देते हैं, कहीं ना कहीं तो प्रवाहित करते हैं। आज भी नाले, पोखर, तालाब वहाँ प्रभावित करते हैं, कल को वो ढक गए, ये हो गए या फ्लैट बन गए। अब खुदाई करो तो यही निकलेगा, है ना। अगर कहीं नीचे मस्जिद अगर दबी हो तो वो खुदाई करके कैसे निकलेगी। तो यही सारी चीज़ें जो हमारी चीज़ें हैं वही दबी, तो आप तो कहीं पर भी खोद डालो वही निकलेगा, सब कुछ निकलेगा। हिंदुस्तान की कलाकृतियाँ ही निकलेंगी, हिंदुस्तान के ही जो अवशेष, प्राचीन सभ्यता और वही सब कुछ निकलेगा। तो उसमें हम नया क्या कर रहे हैं भाई। नया तो ये है कि जो जैसी व्यवस्था है ना, इस व्यवस्था को आप छोड़ करके आप आगे बढ़ें, आप और आगे बढ़ें, आप युवाओं को आगे बढ़ाएं, आप तरक्की की, सौहार्द की बातें करें। जब जितना शांति और अच्छा कहते हैं ना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। तो हम जितनी सुमति से रहेंगे, हमारा प्रदेश, हमारा देश उतना तरक्की करेगा। आए दिन अरे ये पत्थर चला, कौन पत्थर चलाता, कौन क्यों पत्थर चलाएगा। अभी कल बीजेपी के किसी विधायक ने बताया कि हमारी सरकार के दौरान सबसे ज़्यादा गौ हत्याएं और ये सब हुआ, वो कह रहा है बीजेपी का ये वो। और आप मॉब लिंचिंग आए दिन देखा, किसी लड़के की, किसी यूथ की, किसी मुस्लिम लड़के की मॉब लिंचिंग कर देते हैं। रोज़ कहीं ना कहीं मॉब लिंचिंग की खबरें आ रही हैं, अक्सर खबरें आती हैं। उनका क्या हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि उन्हें ना तो धर्म से लेना देना है, ना गौ माता से लेना देना है, ना कि उनको माहौल
अपने फेवर में बनाना, समाज का माहौल बिगाड़ना, एक वर्ग को उत्साहित करना, दूसरे वर्ग को उनके प्रति नफरत का भाव पैदा करना, तो यही पूरा माहौल बना हुआ है। इसी से उनका खेल चल रहा है। वर्ग को उत्साहित करने की जब बात करूँ, सिर्फ मिडिल क्लास तक ये सब चीज़ सीमित कर रखी है। अभी एक ट्वीट देख रहा मैं, एक व्यक्ति ने ट्वीट किया, उसमें लिखा कि आप तो अजमेर शरीफ पर चादर भेजिए और आप अपने बच्चों को लगा रहे हैं खुदाई में। मतलब मस्जिद की खुदाई कीजिए, मंदिर की खुदाई कीजिए, आप लगा रहे हैं अपने बच्चों को इसमें। आपका बेटा बनेगा बीसीसीआई का अध्यक्ष, आईसीसी का अध्यक्ष, और आप हमारे बच्चों को इसके मंदिर की खुदाई में, मस्जिद की खुदाई में नहीं, बस शामिल करे जा रहे हैं। बात सही है कि ये क्या है कि अपने आप को पाक साफ रख करके हम तो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि अब इनकी इंटरनेशनल कवरेज होती है, कई देशों में, कई मुल्कों पे इनकी नज़र रहती है। तो देखो हम तो भाई यहाँ पर भी चादर चढ़ा रहे हैं, यहाँ पर भी माथा टेक रहे हैं, यहाँ पर भी जा कर के हम चर्च में भी जाते हैं। देखिए अभी न्यू ईयर था, वो क्रिसमस था, मेरा पुराना नाता है। हाँ, तो वहाँ पे जाके उनका पुराना, तो वो हमारा सबका पुराना नाता, हम बहुत अच्छे हैं, बाकी ये नीचे जो कर रहे हैं भाई तो करते रहो, ठीक है। तो इधर यही है, एक कहावत है हमारे यहाँ यूपी में कि चोर से कहो चोरी करे और चौकीदार से कहो जागत रहे। बड़ी कहावत है, समझ गए। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि ये जानबूझ के करवाया जाता है। भाई जो आप मैसेज दे रहे हैं, आप चादर भेज रहे हैं, आप शांति का, सौहार्द का एक मैसेज दे रहे हैं, लेकिन जब कहीं पर शांति और सौहार्द बिगड़ रहा है तो आप देश के जिम्मेदार लोग हैं, बड़े लोग हैं, आपके हाथ में कमान है, तो आपको मैसेज देना चाहिए। आप बताइए पिछले 10 सालों में कहाँ पर किस बड़े मंच से मैसेज दिया गया हो कि देखिए ये आपसी भाईचारा बनाए रखना चाहिए, आपस में नहीं लड़ना चाहिए, है ना, एक दूसरे सभी धर्मों को साथ में, कभी ऐसा किसी मैसेज दिया हो? कहीं पर कितनी घटनाएं हो गई। अभी तो बीच में देखिए मोहन भागवत जी ने तो बोला भी भाई कितनी खुदाई करोगे यार, ये सब ठीक नहीं है ना। उन्होंने अगर बोला, यही बात क्या देश के प्रधानमंत्री नहीं बोल सकते हैं कि भाई जो हुआ चीज़ें ठीक है, अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। इस तरह खुदाई उदाई में फंसे रहेंगे तो हमारा युवा फंसा रहेगा, हमारी ग्रोथ फंसी रहेगी, हमारा डेवलपमेंट फंसा रहेगा, हम सब इन्हीं चीज़ों में उलझे रहेंगे, ये इससे भाईचारा भी बिगड़ेगा। तो इस तरह की व्यवस्था, पहले के प्रधानमंत्री और मंत्री अक्सर किसी मसले पे आकर के सामने से ऐसे बोलते थे कि हमारा आपसी सौहार्द बना रहना चाहिए, उसके प्रति बातें करते थे। आज बातें नहीं हो रही हैं, आज बातें सिर्फ बिगाड़ने की होती है, बनाने की होती नहीं है। पहले की जब मैं बात करूं, जब पहले के प्रधानमंत्री इंदिरा जी थी, नेहरू जी थे, तब कवि या व्यंग कलाकार जब मंच पर होते थे तो उनको सुना जाता था। हाँ। आज मुनव्वर फारूकी का शो कैंसिल किया जाता है, कुणाल कामरा का शो कैंसिल किया, आपके कई शो में दिक्कतें पैदा की जाती हैं। तो ये जो आवाज़ दबाने की बात है, भगवा झंडे लेकर लोग पहुंच जाते हैं मंचों पर और शो कैंसिल करने की डिमांड करने लगते हैं, इसके पीछे तमाम जो बड़े नेता हैं वो भी खामोश रहते हैं, बीजेपी के, यहाँ तक कि सरकार खामोश रहती है। क्या कोई सहयोग सरकार की तरफ से मिलता है या किसी भी प्रकार का कोई सरकार की तरफ से बहुत प्रशासन आपका सहयोग करता है या कुछ उसमें? नहीं, सरकार की तरफ से बहुत सहयोग मिलता है, सरकार की तरफ से बहुत सहयोग मिलता है, प्रशासन की तरफ से भी बहुत सहयोग मिलता है, लेकिन हमें नहीं, उन लोगों को जो झंडा वंडा लेकर के माहौल बिगाड़ने आते हैं, उन लोगों को सपोर्ट मिलता है। अगर सरकार, शासन और प्रशासन उनके अगेंस्ट खड़ा हो जाए कि तुम क्यों माहौल बिगाड़ रहे हो, तुम क्यों कोई कार्यक्रम रहे हो, तुम कौन होते हो, है ना, और तुम क्यों इस तरीके, तो अगर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हुए उठा करके उनको अंदर करे कि तुम नुआंसेस क्रिएट कर रहे हो, तो कलाकार जो इस तरीके के लोग हैं उनको अच्छा लगे कि ये हाँ भाई डेमोक्रेसी और अच्छा माहौल है, तो सरकार और सत्ता चीज़ें, वो और बुलंद तरीके से अपनी बात करेगा और ये लगेगा कि सही आदमी जो डिस्टर्बेंस करने आया था उसको जो है पनिशमेंट मिला। जगह जगह पर भगवा झंडे लेकर पहुंचना ऐसे शो पे, क्या ये आप लोगों को हिंदू विरोधी मानते हैं या किस तरीके की? हिंदू विरोधी, पहली बात तो वो कौन से हिंदू हैं, वो कौन से हिंदू हैं? और ये अभी 2 4 6 8 10 साल में सब हिंदू आ गए? ये हिंदुओं का देश है, हमेशा से हिंदू रहे हैं, सब कोई है, हम भी हिंदू, आप भी हिंदू, ये भी हिंदू, वो भी हिंदू, सब हिंदू। तो ये अचानक से ये वाले कौन से हिंदू आ गए? हिंदू खतरे में। और सबसे हिंदू खतरे में क्या है? इन्हीं की वजह से हिंदू खतरे में है। और आज सबसे ज़्यादा हिंदुओं को असुरक्षित करने का काम भी यही लोग कर रहे हैं। हिंदू वाकई में खतरे में है, लेकिन उनके खतरे का कारण भी यही लोग हैं। हिंदू ये पता नहीं कौन से हिंदू बन के ये सब लगा करके अपने ही हिंदू भाई को खतरे में डालते हैं। जो इनकी जैसी बात नहीं करता उसको हिंदू मानने से इनकार कर देते हैं। जो इनके पार्टी, इनके दल में नहीं शामिल, वो हिंदू ही नहीं है। तो आप तो हिंदुओं को विभाजित करने का काम कर रहे हैं, आप भी काम कर रहे हैं।
और ये दोहरा चरित्र है। एक तरफ हम हिंदुओं के हित में भी लड़ रहे हैं, हिंदुओं को जो खतरा है उसको भी हम टाल रहे हैं, और दूसरी बात हिंदुओं को ही आप जो है, कितने हिंदुओं, मेरे साथ कितने लोगों को देखा है, जैसे हम कोई बात करते हैं, अरे तू तो हिंदुओं के नाम पे कलंक है ना, कमेंट में आते हैं हाँ, कई बार हमारे सरनेम से जुड़े हुए लोग, पहले तो लोग होता था ना एक दूसरे का, अरे आप गुप्ता जी हैं, अरे कहाँ के गुप्ता चे, यहाँ के, तो एक आदमी को एक ऐसे ही हो जाता था, अरे आप निगम हैं, आप कायस्थ हैं, है ना, अच्छा आप बनिया हैं, तो एक दूसरे को ऐसे ही, अच्छा आप यूपी से हैं, एक दूसरे को ऐसे ही प्यार मोहब्बत हो जाता था। बम्बई में, अच्छा आप भी यूपी, अच्छा कानपुर से हैं, ऐसे ही प्यार हो जाता था, कोई जात बिरादर किसी चीज़ का कोई लेना देना नहीं। लेकिन आज क्या है कि आप अगर उनकी सोच के मुताबिक नहीं हैं, उनके दल के हित की बात नहीं कर रहे हैं, कोई सच्चाई वाली बात कर रहे हैं, तो आपको हिंदू मानने से इनकार किया जाएगा और आपके ऊपर उस तरीके की गालियाँ, लांछन, ऐसे ऐसे शब्द तो बोलना भी ठीक नहीं लगता है कि किसी ने कोई अच्छी बात की तो बहुत लोगों को देखते हैं तो उनको ऐसी ऐसी गंदी बातें, गालियाँ, अरे तो हिंदू है ही नहीं, तो उनकी तो मुल्ला है, तो हलाला की पैदाइश, पता नहीं क्या क्या गंदा गंदा सब लिखते हैं। तो एक जो अच्छा और सच्चा हिंदू है, संस्कारी हिंदू है, जो धर्म कर्म भी करता है, समाज को भी साथ में लेके चलता है, अपने माँ बाप की सेवा करता है ना, व्रत भी रहता है, पूजा भी करता है, सब एक ऐसा संस्कारी हिंदू, उसको कोई आ करके इस तरीके से चार गालियां देकर, इनकी नज़र में हिंदुओं की परिभाषा ही रह गई कि मुसलमानों का विरोध सिर्फ हिंदुओं की परिभाषा रह गई है बस। तो वो कर देने से तो भाई एक जो सच्चा और अच्छा नागरिक है, ह्यूमन है ना, और हिंदू है, तो उसके अंदर तो यही भावना होगी ना, अगर कोई कष्ट में है तो उसका कष्ट देखा नहीं जाएगा, किसी को खून बह रहा तो इससे देखा नहीं जाएगा, यार किसी का बच्चा बीमार है, अरे यार नहीं यार, तो हम क्या कर दें यार, इसका बच्चा बीमार है, चलो हम जो सहयोग कर दें। किसी की डेथ हो जाती है, अरे मोहल्ले पढ़ा लेने के, तो 4 लोग 10 लोग खड़े हो जाते हैं, किसी के यहाँ खाना पहुँच, वहाँ जात बिरादर चीज़ें नहीं। तो ये भाव हिंदुत्व के हैं, सनातन अच्छे भाव हैं, हम किसी का सहयोग करें तो हम अच्छी बातें करें, तो इस भावना को ये लोग मान ही नहीं रहे। अब इन्होंने यही मानना कि आपने अगर किसी के अभी कोई आपने बात कह दी, आप खुदाई उदाई की बात कर रहे हैं, तो आप हिंदू ही नहीं हो, आप उनके जैसी ही बात करो, उनके जैसे खुदाई हो रही, बहुत अच्छा हो रहा है भाई, एकदम मतलब और जड़ से खुदाई होनी चाहिए, यहाँ खुदाई हो रही वहाँ भी होनी चाहिए, वहाँ भी होना चाहिए, आखिरकार कब तक मतलब इस तरीके का, तब आपको हिंदू मानेंगे, तब हिंदू मानेंगे। आप एकदम ऐसे खोलते रहो, है ना, आप ट्विटर पे इधर उधर 10-50 लोगों को, है ना, हिंदुत्व के नाम पे गाली देते रहो, है ना, और आप अपनी फोटो छिपा करके, नाम छिपा करके, है ना, धर्म सर्वोपर ऐसा कोई, और इधर उधर का झंडा लगा करके, है ना, और मोदी का परिवार ऐसा कुछ लिख करके उसको हिंदू माना जाएगा। आप कितने भी अच्छे जनेऊदारी, संस्कारी, पूजा पाठ वाले, कर्मकांडी कितने भी हो, आप हिंदुत्व को, सनातन को जीने वाले हो, मानवता को जीने वाले हो, आपको हिंदू नहीं माना जाएगा, कष्ट होता है। चर्चा को आगे ले जाते हुए मैं बात करना चाहूँगा कि लगातार ईडी सीबीआई का दौर भी एक जारी है, और उसमें आपने एक वीडियो बनाई, इसमें पीछे के रास्ते से ले लेते हैं, फिर वो सब वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं। अब वो ये बात अब देश का बच्चा बच्चा बोल रहा है ना, बात सिर्फ मेरी थोड़ी है। अब मैं तो चूँकि अपना हास्य व्यंग्य का आदमी हूँ, तो उसको कुछ ना कुछ एक वीडियो और चीज़ें कर देता हूँ। ये दौर है कि जैसे एक दौर था शुरुआती दिनों में, टेप रिकॉर्डर का दौर था, तो उससे पहले वो लूप वाला ये चलता था, है ना, ग्रामोफोन वो चलता था, उसके बाद टेप रिकॉर्डर का आया, कैसेट का दौर आया, उसके बाद सीडी का दौर आया, है ना, सीडी प्लेयर होता था, फिर डीवीडी का दौर आया, और अब ईडी का दौर है है ना। तो ईडी, सीडी और डीवीडी कैसे बजते थे, सीडी प्लेयर आता था, डीवीडी प्लेयर आता था, ऐसे ही अभी ईडी प्लेयर, तो ईडी प्लेयर है, वो ईडी को प्ले करता है, चलती उनके यहाँ पहुँचो है ना, वहाँ से निकलो, उनके यहाँ पहुँचो, उनको उठाओ, उनको तो अच्छा इधर चुनाव आ रहा है, अच्छा ये नहीं मानना, अच्छा इधर कर रहा है, अच्छा ये कर रहा है, चलो इसके यहाँ भेजो। और वैसे भी आंकड़ों के हिसाब से भी कई बार हम सुनते हैं कि ईडी के जितनी भी रेड हुई जितने लोगों के ऊपर, उसका कन्विक्शन रेट देखिए आप, ना के बराबर। तो इससे क्या लगता है, इससे यही लगता है कि ईडी प्लेयर अपना ईडी बजा रहा है। एक तस्वीर बहुत ज़्यादा वायरल हुई बीच में, आप राहुल गांधी जी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में
दिखाई दिए। उसके बाद तमाम लोगों के कमेंट आए कि बिल्कुल कांग्रेस का एजेंट, कांग्रेस का ये, कांग्रेस का वो, और पूरी तस्वीर वो इतनी मीडिया तक में इतनी घूमी कि राजीव निगम भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ चलने लगे। क्या राहुल गांधी के अंदर किस प्रकार की छवि आप देख रहे हो? ये भारत जोड़ो यात्रा के बाद बदलाव या राहुल गांधी का पूरा जो इस वक्त ब्यौरा बना हुआ है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, क्या है, वो यात्रा ऐसी थी बड़ी, हमको उसके दो शब्द बहुत अच्छे लगे। एक तो भारत, पहला शब्द वो दिल को छूता है, जोड़ो। बात सिर्फ कांग्रेस की या राहुल गांधी जी की नहीं थी, ये दो शब्द ऐसे थे। और वाकई में कहीं ना कहीं टूटन और बिखरन तो है, जो दिख रही है समाज में, दो तीन वर्गों में, पार्टियों में, दलों में। या जैसे अभी हम लोग थोड़ी देर पहले हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, तो हिंदू को ही बांट दिया गया है। अगर वो हिंदू उनके साथ नहीं है तो वो हिंदू नहीं है ना। अगर कोई मुस्लिम उनके साथ चला जाए तो ये तो घर वापसी हो, ये तो सच्चे सनातनी यही है ना। तो जो इस तरीके से जब बांट दिया गया है और समाज में कहीं ना कहीं नफरत, झूठ, फरेब, ये पिछले काफ़ी समय से काफ़ी बढ़ गया है, घृणा, ये सब बढ़ गई है। तो उससे कहीं ना कहीं टूटन बिखरन चीज़ें तो समाज में आया है, तो उसको कहीं ना कहीं जोड़ने की आवश्यकता है। तो राहुल गांधी जी ने एक प्रयास किया। तो ऐसी कोई यात्रा, बात सिर्फ राहुल गांधी जी की नहीं है, हम तो कह रहे हैं अगर ऐसी ही यात्रा मोदी जी निकालें, हम उस यात्रा में भी चलने को तैयार हैं। निकालें तो वो योगी जी निकालें ऐसी यात्रा, लेकिन वो तो बुलडोजर लिए घूम रहा है, वो तो इधर खुदाई किए घूम रहा है, इनको मिट्टी मिला दूंगा, उनको वो तो अपने उसी चीज़ में बवंडर उसमें घूम रहे हैं। आप निकालो, आप ऐसी यात्रा करिए, सौहार्द वाली यात्रा करिए। योगी जी करें, मोदी जी करें, अन्य जो भी लोग हैं वो करें, हम सबके साथ हैं, है ना। हम अपने देश से प्यार करते हैं, हम धर्म से प्यार करते हैं, हम अपने देश के नागरिकों से, पड़ोसियों से, सबसे हम प्यार करते हैं। हमारे अंदर तो प्यार है, प्रेम है, स्नेह है। हमारा कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, हमको किसी से नफरत नहीं है। और क्यों नफरत होगी? हम तो जिस धर्म से, जिस चीज़ों से, जिस संस्कार से आते हैं, तो हम तो कृष्ण जी के भक्त हैं, वो प्रेम का संदेश देते हैं, है ना। हम राम जी के भक्त हैं, हम हनुमान जी के भक्त हैं। इन्होंने कब हमें ऐसी कोई बात सिखाई कि आप ऐसा करें? किसी भी धर्म में, ग्रंथ में, चालीसा में, व्रत में, उपवास में ऐसी कोई बात कहीं लिखी हो, बताई हो, है ना। ये नई नई चालीसा गढ़ रहे हैं, ये नई नई आरतियाँ और किस्से कहानी गढ़ रहे हैं। बाकी हमारी जो सदियों से हम सब पढ़ते आए हैं, उसमें तो यही बताया गया है कि प्रभु पे भरोसा करो, आत्मविश्वास करो, वही सबका कल्याण करते हैं, है ना। उनकी अच्छी बातों को आत्मसात करो, है ना। उपवास रखो, उससे आपका मन शांत होगा, है ना। दूसरों का सहयोग करो, है ना। तो अक्सर हम बचपन से कहानियाँ पढ़ रहे हैं कि बुजुर्ग थी, बूढ़ी माता थी, किसी बच्चे ने उनको रोड पार करा दिया, है ना। कोई भूखा व्यक्ति दरवाजे पे आया, आपने अपना भोजन छोड़ करके, है ना, उसको खिला। तो ये प्रेम, सहयोग, आत्मीयता, मानवता, ये हमें तो यही सिखाया गया है। तो अगर इस प्रेम की बात, है ना, जोड़ने की बात कोई भी करता है, तो मैं किसी के भी साथ हूं। मैं, आप लोग भी आइए, करिए अगर इस तरीके से। एक तरफ मोहब्बत का पैगाम और एक तरफ बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे कटेंगे। अब एक बड़ी अच्छी बात मुझे समझ में आई, ये हिंदू खतरे में है, बटेंगे तो कटेंगे। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं मामला गड़बड़ हुआ है, तभी तो ये बोल रहे हैं कि अरे बटोगे तो कटोगे, है ना। लेकिन अब मैं गंभीरता से विचार करता हूँ कि 2014 का जब इलेक्शन हुआ था, जब मोदी जी एंड पार्टी सारे लोग इलेक्शन लड़े, तब मैं इनके साथ था। इनके साथ क्या था, मैंने बताया ना कि मैं सरकार के खिलाफ रहता हूँ। तो उस वक्त की जो मौजूदा सरकार थी, यूपीए सरकार थी, तो उस वक्त भ्रष्टाचार, फलाना डिमाका, घोटाले, ऐसी बातें होती थी। 10 साल उस सरकार से तो मैंने उस सरकार को, गवर्नमेंट को बहुत क्रिटिसाइज़ किया, पता नहीं क्या क्या लिखा और बोला। और ये लोग नए आए तो हमने कहा यार इनको आना चाहिए, इनको चेंज करना चाहिए, तो ये कुछ नया कुछ करेंगे, तो हम इनके साथ अच्छे दिन आएंगे, बहुत सारी बातें की। तो जब ये 14 में आए तो इनके स्लोगन्स आपको याद है, बहुत हुई महंगाई की मार, बहुत हुई महंगे डीजल पेट्रोल की मार, बाबा रामदेव ने एक बयान, है ना। और अब 2 करोड़ रोजगार सालाना और काला धन आएगा। तो ये देखो मुद्दों की बात कर रहे थे। उन्होंने कभी ये कहा कि ये यूपीए सरकार 10 साल से इनकी वजह से हिंदू खतरे में आ गया है, बटोगे तो कटोगे? इसका मतलब तब ऐसी स्थिति नहीं थी। अगर होती तो ये लोग 14 में यही आवाज़ उठाते, तब आवाज़ नहीं उठाई इन्होंने। तो
कांग्रेस ने, यूपीए सरकार ने इनको ऐसी सरकार चीज़ें नहीं दी थी कि जहाँ पे नफरत, बटोगे, ऐसी कोई स्थिति नहीं हिंदू थी। मुस्लिम महंगाई थी, है ना, भ्रष्टाचार भी था और काला धन भी था, तो उन सब मुद्दों पे बात हुई। तो ये जो बटोगे कटोगे ये कब आया? अभी 24 के इलेक्शन के बाद, इन्हीं के 10 साल के शासन के बाद। तो खतरे में हिंदू कब आया? इन्हीं के शासनकाल में आया। तो अब ये किस दूसरे के ऊपर क्या दोष दे रहे हैं? खतरे में भी इन्हीं ने डाला भाई। इससे पहले तो अगर होता हिंदू खतरे में तो 14 में इसी मुद्दे पे चुनाव वही लड़ना लोग चाहिए कहते था हैं ना। प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, सारे हिंदू, सारे हिंदू, अरे देश हिंदू है उसके ना। बाद हिंदू खतरे में, तो ये किसका फिर- फेलियर है? फिर ये आप सबके होते हुए 56 और 57 और 58 और 62 और 65 सीना और व्यवस्था और सिस्टम, और ऐसा नहीं होता फायो पहनो और ये भोकाल, इसके बाद में भी हिंदू खतरे में घर में घुस के मारने वाला भारत है ना। पहुंच गए। हिंदू खतरे में। अब भैया 10 साल 11 साल हमारे भैया बटोगे तो अरे किसने बांटा? कौन काटने की बात कर रहा है? ये सब कुछ आप ही के शासनकाल में हुआ है। तो आप ही ने सब माहौल तैयार किया और आप ही डरा रहे हो। आप ही ये भी कह रहे हो हिंदू खतरे में है, फिर बटोगे तो कटोगे, तो फिर आप ही ये सब कर रहे हो। अरे अब आपके मुद्दे कहाँ गए? महंगाई वाली, अब महंगाई की बात नहीं करते आप। काला धन आएगा तो इतना ही, आप काला धन बात ही नहीं कर रहे हैं। आपके शासनकाल में 3 गुना हो चुका है काला धन विदेशों में, उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं आप। 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी, कितने दिए उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। उसकी जगह ये खुदाई, तो ये हम कपड़ों से पहचान लेते हैं, हम जूतों से पहचान लेते हैं, तो इसके गाल, तो इसका हाल, तो इसका ये, तो ये वही सारी जिम्मेदारी सब नेहरू जी की है। सब नेहरू जी ने इतना कर दिया भाई, हम क्या करें यार। नेहरू जी ने इतना सब गड़बड़ घोटाला कर दिया, हम क्या करें यार, है ना। कुछ भी कहो, कांग्रेस जिम्मेदार। तो हमको वही लगता है कि इस सरकार के गवर्नर है नेहरू जी। जैसे वो केजरीवाल जी बोलते हैं गवर्नर हमें कुछ करने नहीं देता, गवर्नर हमें कुछ करने नहीं देता। तो मोदी जी के गवर्नर नेहरू जी हैं, या नेहरू जी कुछ करने नहीं देते, नेहरू जी ने गड़बड़ कर दिया, नेहरू जी की वजह से, नेहरू जी। अरे यार आगे बढ़ो यार, सब हमेशा वही नेहरू जी। अरे बातें हो गई, आपने कह दिया, देश को आप पीछे लेकर के जा रहे हो, आगे ले जाने की जगह। कभी इंदिरा जी की बातें करो भाई, कभी नेहरू जी की, कभी मुगलों की, कभी 500 साल, कभी 700 साल, कभी 1000 साल। हमें जाना आगे है, पूरी दुनिया आगे जा रही हो, ये हमें पीछे खींच रहे हैं, ऊपर जाने के बजाय नीचे खोद रहे हैं। ऐसे ऐसे तमाम भारतीय जनता पार्टी में नेता, एक तो आप ही के फील्ड के तमाम नेता, रवि किशन जी पहुंच चुके हैं। एक बहुत ही चर्चित नेता कंगना रनावत के बयान लगातार वायरल होते हैं, उनके अंदर जो अद्भुत ज्ञान है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो ऐसे ही अद्भुत ज्ञानियों की विश्राम गाह है, वो उनका आश्रम है। ऐसे अद्भुत प्रतिभाशाली जिन्हें देश के प्रति और इतिहास के प्रति, साहित्य के प्रति विशेष लगाव, विशेष जानकारी है ना। हम लोग तो अनपढ़ लोग हैं, है ना। हमें इतिहास गलत पढ़ाया गया है। अब हमें तो पढ़ाया गया कि देश 1947 में आज़ाद हुआ, गलत इतिहास पढ़ाया गया। उन्होंने आके, कंगना जी ने बताया हमें कि देश 2014 में आज़ाद हुआ, है ना। तो अब वो इतने ज्ञानी लोग आकर के ना बताएं तो हम लोग तो गलत ही भटक रहे थे फिर। तो इतने महाज्ञानी लोग हैं वहाँ पर, और महाज्ञानियों ने देश को संभाल रखा है। देखो देश को कहाँ से कहाँ लेके जा रहे हैं। अभी जब हम बात कर रहे हैं तो एक बयान बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है। जब ये पॉडकास्ट आएगा तो आप देखेंगे इस बयान के ऊपर क्या प्रतिक्रिया रही। एक रमेश बिधूड़ी नेता हैं, सांसद रहे हैं, अब भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिला है कालका जी से। उनका कहना है ऐसी सड़क बना देंगे कालका जी के अंदर कि प्रियंका गांधी जी के गाल की तरह होगी। अब ये मतलब महिलाओं के प्रति जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जो बयान पहला नहीं है, तमाम ऐसे बयान आए हैं और इसको लेकर एक पूरी छवि विचारधारा की बनाई जाती है। उस पर आपके क्या प्रतिक्रिया है? कहा तो ये जाता है कि महिला का सम्मान सबसे ज़्यादा यही करते हैं, है ना। महिला बिल भी यही लेकर के आए हैं, महिला सम्मान राशि और महिला और देवी तुल्य और ये वो बातें तो यही सब करते हैं। और उसके बाद में ये तो दरअसल क्या है, ये सब कुछ जो हमने आपको पहले बताया था कि तुम्ही ने दर्द दिया है, तुम ही दवा दें। ये दर्द भी यही देंगे और फिर दवा लेके भी यही खड़े हो जाते हैं। अच्छा और बुरा सब कुछ इनका है। ये देवियों और महिलाओं के सम्मान की भी बात करते हैं और यही अपमान भी करते हैं। जहाँ अपमान की बात होगी सब चुप, चलो 2 दिन की बात है, इंडिया मीडिया चला, गायब हो जाएगा, चुप। कोई बड़ा नेता, ये बिधूड़ी साहब बता रहे हैं, ये वही बिधूड़ी साहब है ना, जिन्होंने संसद के अंदर कितनी गंदी तरीके से, है ना, बात किया था। तो इनका तो पार्टी को जो है किनारे डाल देना चाहिए, निकाल देना चाहिए, हटा देना चाहिए। अपनी ही पार्टी को खराब कर रहे हैं जो,
और पार्लियामेंट के अंदर इतना ये किया, आप और वो आदमी अब उसको खुला छोड़ दिया तो उसके हौसले बढ़ रहे हैं। आज वो किसी के गाल की बात कर रहा है, कल किसी की चाल की बात करेगा, आप फिर ताली बजाओगे, बड़ा अच्छा मिला यार, ये ऐसे गाल चाल और फिर बवाल, फिर माहौल, फिर ऐसे कुछ कुछ करेगा तो पार्टी को लग रहा है कि ये तो हमारी विचारधाराओं को आगे बढ़ा रहा है। एक्चुअली पार्टी की विचारधारा वही है, महिलाओं के प्रति असम्मान और चीज़ें, गाली गलौज वाले लोगों को आगे बढ़ाना और शीर्ष नेताओं का चुप रहना, ये क्या संकेत देता है? ये संकेत यही देता है कि ये पार्टी गाइडलाइन पे ही वो काम कर रहे हैं। तमाम जो मुद्दे हुए अभी बात हुई, फिर तमाम मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी तो साफ दिखाई देती है। क्या एक ताकतवर नेता जिन्हें माना जाता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 56 इंची सीधा माना जाता है, क्या उसके खिलाफ विपक्ष में आप किसको सबसे मजबूत नेता मानते हैं? अखिलेश यादव, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, किसी एक की बात की जाए तो कौन आज असल में कोई पार्टी टक्कर लेने में है उनके काबिल? ये जो इस तरीके का सवाल आपने किया, मैं इस सवाल से ही सहमत नहीं हूँ। अक्सर और भी लोग पूछ देते हैं कि मोदी नहीं तो और कौन, इस तरीके से पूछते हैं। आपने दूसरे तरीके से पूछा इसको, है ना। ये 150 करोड़ लोगों का देश है, ये साधकों का, संतों का, ज्ञानियों का, पढ़े लिखों का, साहित्यकारों का, काबिलों का, नेताओं का, है ना, तपस्वियों का देश है। और लानत है कि इस 150 करोड़ के देश में अगर हमें एक व्यक्ति नहीं मिल रहा है। ऐसा नहीं है। जब आप खोजने समय मौका आएगा ना, तो यहाँ पे लाखों के तादाद में ऐसे लोग हैं, काबिल लोग हैं, सक्षम लोग हैं, जो देश को इस माहौल से कहीं दूर ले जा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। सिर्फ एक अकेले मोदी जी नहीं हैं, या विपक्ष में हम किसी एक नेता का नाम लें, ऐसा नहीं है। बहुत काबिल लोग हैं, जब जब मौका मिला है। आप देखिए, हमारे जो अब्दुल कलाम साहब थे, जब तक वो फ्रेम में नहीं आए थे, उनको कौन जानता था? कोई नहीं जानता था। कोई नहीं जानता। लेकिन जब वो आए, उन्होंने कहाँ से कहाँ पहुँचाया। वो अननोन थे, सामने आए। मनमोहन सिंह जी, वो कोई चुनाव लड़ने, प्रधानमंत्री बनाने और भाई और बहनों गला चीखने चिल्लाने नहीं गए थे कहीं पर। समय आया, निकल करके आए और देश को उन्होंने बेस्ट सेवाएं दी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं देश में। या 2014 के पहले मोदी जी को कौन जानता था देश में? कहीं से निकल के ये भी तो आए हैं ना। तो यहाँ पर काबिल लोगों की कमी नहीं है। सिर्फ ये झूठ, छल, फरेब, मार्केटिंग, व्यापार, इमेज चमकाओ, दूसरे की दूषित करो, ये दूषित वातावरण तैयार करके एक छवि बना दी गई है कि भाई यही है मतलब अहम यही कर सकता है। इतना बड़ा तो कोई दिख ही नहीं रहा यार, वाला कोई है ही नहीं। ये तो बहुत सिंपल सा आदमी है। अखिलेश यादव जी तो कभी ऐसी बात ही नहीं करते। ये कैसे बन, नहीं राहुल गांधी नहीं यार, ये भी नहीं। ममता बनर्जी, वो तो यार तुष्टीकरण करती हैं, ये कैसे बन सकती हैं, ये कैसे बन। अरे एक से काबिल लोग पड़े हुए इस देश में। देश को आगे ले जाने वाले, देश का नेतृत्व करने वाले लोगों की कमी नहीं है। लेकिन अभी ज़रूरत है इस तरीके की दूषित माहौल से, भ्रमित माहौल से बाहर निकलने की। जिस दिन हम ये थोड़ा शीशा साफ होगा ना, बहुत सारे चेहरे दिखाई पड़ेंगे। मैं सवाल ले रहा था तो जो कमेंट आए हैं मेरे पास आपके, कल जब मैंने ट्वीट किया था, उसमें लोगों ने कई सवाल पूछे कि अगर चुनाव लड़ने का मौका मिला या कोई ऐसा हुआ तो किस पार्टी से आप चुनाव लड़ना चाहेंगे? अब ये बड़ा सवाल ये हो जाता है, क्योंकि अभी तक हम एक कलाकार हैं। हमने कभी ये सब सोचा ही नहीं। तमाम कलाकार राजनीति में आ चुके हैं। नहीं, तमाम कलाकार राजनीति में आ चुके हैं, तो उनकी सोच में था। अगर आप देखें, उनकी सोच में था, उनकी हरकतों में था। उन्होंने किया, पहले उस पार्टी में गए, वहाँ से टिकट लिया, नाम चमकाया, हार गए, फिर दूसरी पार्टी में गए, फिर वहाँ भैया दद्दू नेताओं का चरण वंदन किया, माहौल बना, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। तो ज़्यादातर जो लोग आए हैं उस इंडस्ट्री से, तो उनके स्वभाव में, उनके मन में वो एक था कि मैं बनूँ, मैं ये बनूँ करके मैं ग्रैब कर लूँ, उनके अंदर था। तो उन्होंने वो प्रयास, वो जर्नी उस लेवल की। या जो भी लोग आए, हमको बता दीजिए कौन सा ऐसा शख्स फिल्म इंडस्ट्री से आया है जिसने मुद्दों पे, इश्यूज़ पे, जनता की, आवाम की, लोगों के हित की, देश हित की बुलंद आवाज़ रख करके सामने आया हो। वैचारिक लड़ाई लड़के कोई आया हो? कोई नहीं दिखाई देता। आप बताइए, चाटुकारिता करके चीज़ें ये वो करके कहीं किसी से दाएं बाएं, पीछे दरवाजे से दाएं से लटक के झटक के अंदर घुस जाना और नेता बन जाना, टिकट पा लेना, चुनाव लड़ देना। हम लोग संघर्ष के लोग हैं। संघर्ष करके मैं मुंबई पहुंचा और आज भी देश के हालातों को लेकर के हम बेहतरी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हम संघर्ष पे बिलीव करते हैं, तो हम संघर्ष कर रहे हैं।
हमें अगर कोई ऐसी लालसा और ये सब होती तो फिर हमें संघर्ष करने की क्या जरूरत है? उसके तो बड़े आसान रास्ते हैं, है ना? आसान रास्ते हैं। और गली गली एक अपनी मोबाइल वॉशिंग मशीन भी घूमती रहती है। किसी को स्नान करना, घर पे से डालो, इधर से निकलो, ये टिकट और ये वो, बड़ा सब कुछ मिल जाता है। तो फिर ये संघर्ष छोड़ करके अगर ऐसा कोई स्वार्थ लालच ये हो तो फिर आसान तरीके से आदमी जाएगा, और जाने वाले गए ही हैं। तो हम अभी जो पार्टियों की बात होती है, हम सत्ता की जो भी बातें हैं वो हम करते हैं, विपक्ष भी वही करता है, तो हम सब एक से लगते हैं, है ना? तो जितनी भी पार्टियां हैं, हम जब भी चुनाव होता है तो हम जो भी माहौल देखते हैं हम उस पर वीडियो बनाते हैं, ये करते हैं। हम कभी किसी के फेवर में हम वीडियो नहीं बनाते हैं। हम जो हुकूमत, अच्छाई बुराई जो चीज़ें देखते हैं हम वो बनाते हैं, हम वो करते हैं। और मौका मिला कभी, तो अभी तक ऐसा विचार था नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि जब आप धीरे धीरे इन सब बातों को, तो लोग ऐसा सोचने लगते हैं। तो हमारी भी तो कोई तैयारी होनी चाहिए। अगर हम मंच पे जाते हैं, हम शूटिंग पे जाते हैं, तो हम डायलॉग को, चीज़ों को पढ़ते हैं, उसको आत्मसात करते हैं, वैसी कॉस्ट्यूम पहनते हैं, वैसा विचार करते हैं, उस कैरेक्टर में हम जीते हैं, तब जाके वो चरित्र निभा पाते हैं। ओवरनाइट कोई टिकट देते हम नेताजी और सदरी अदरी पहन के खड़े हो गए। तो हम समाज को, चीज़ों को, स्थितियों को हम परख लें, हम जानें, हम सीखें। हमारे अंदर कोई ऐसी बात हो, जब कोई ऐसी भावना, कोई इच्छा जागृत होगी, तो उस वक्त जो समय माहौल होगा उसके हिसाब से देखा जाएगा। साथियों, आखिरी बात के साथ, या कहूँ मैं आखिरी चर्चा के साथ इस बात को ख़त्म करूँगा। मैंने एक जब कमेंट किया तो उसमें तमाम लोगों ने एक बात कही कि जब मैं राजीव जी से मिलूँ तो क्या बात करूँ और उनसे क्या चीज़ पूछूं। तो उसमें 2-4 कमेंट ऐसे आए कि तमाम लोग आपकी, जब सर बेटे की डेथ हुई उसको लेकर तमाम लोगों ने संवेदनाएं दी हैं उस कमेंट के अंदर, और एक वो किया है कि राजीव जी से जब मिलें तो कि हमें उस वक्त काफ़ी दुख हुआ, और उस चीज़ को लेकर वो पूरी प्रतिक्रिया थी जब आपके बेटे के साथ जो दुर्घटना हुई या चीज़ें हुई, उस वक्त जो पूरा दौर था उसको लेकर तमाम लोगों ने भावुक कमेंट किए। उसको लेकर मैं जनता की तरफ से आपसे कहना चाहूँगा कि पूरा देश उस दुख में आपके साथ तब भी शामिल था और आज भी उस चीज़ को बहुत गहराई से समझता है। यही तो धर्म है कि कोई दुखी है, कोई परेशान है, तो बाकी के लोग उसके लिए सांत्वना के लिए, उसके सहयोग के लिए खड़े रहे। क्योंकि ये ऐसा समय है, ये दुख की घड़ियाँ सिर्फ ऐसा थोड़ी कि अकेले मेरे साथ आई हैं। आज मेरे साथ आई हैं, कल किसी और के साथ होंगी, परसों किसी और के साथ होंगी। ये तो सृष्टि का ये है। ऐसे मौक़ों पे ही तो हमें अपने धर्म की ज़रूरत होती है कि हम अपना धर्म निभा पाएँ। पड़ोसी धर्म, मित्रता का धर्म, है ना? धर्म में कोई हिंदू धर्म ये नहीं है, यही धर्म है ना? पड़ोसी का धर्म, मित्रता का धर्म, पति धर्म, है ना? पुत्र धर्म, ये जो सारे धर्म हैं, अगर आप इन धर्मों को निभा लेते हैं तो आप अपना जो भी धर्म है उस धर्म को निभा पा रहे हैं। कोई बात नहीं, ईश्वर की जो भी स्थितियाँ थीं, मुझे बहुत लोगों का सहयोग मिला और उसमें उस कष्ट से, चीज़ों से धीरे धीरे बाहर निकला मैं। लेकिन अफसोस ये होता है कि एक वर्ग ऐसा तैयार हो गया है पिछले कुछ सालों में, ना सिर्फ मेरे साथ बल्कि कई और लोगों के साथ, कि जब कभी किसी का निधन और ये चीज़ें हो जाती है तो भी एक वर्ग गिद्धों की तरह, बहुत कमेंट उस पर उस टाइम, गिद्धों की तरह किसी की मृत्यु पे, किसी के निधन पे, किसी के नुकसान पे खिलखिलाने वाला, ठहाके लगाने वाला, क्या वो हिंदू हो सकता है? या वो मुस्लिम हो सकता है? या वो जिस धर्म का टाइटल लगाता है उस धर्म का हो सकता है वो व्यक्ति? और वो धर्म की लड़ाई लड़ रहे हों, धर्म का बैनर लगा करके। ये पतन हुआ है समाज का। अगर मैं कोई बात कह रहा हूं, समाज की चीज़ों की, हास्य की, व्यंग्य की अपनी बात रख रहा हूं, तो आपको नहीं पसंद है तो आप मुझे 2 बातें कह लें। लेकिन ये कहना कि तुम, मतलब इस धरती पे कौन सा ऐसा शख्स है जो आया जाएगा नहीं? अब कोई आपकी विचारधारा वाला व्यक्ति नहीं है तो अक्सर आपने देखा होगा, देखा चला गया ना, देखा भगवान ने इसको, और इसको जाना ही है, तुमको भी जाना है। ये न्यायाधीश बन जाते हैं, ये भगवान बन जा रहे हैं। जो भक्त बनने लायक नहीं है वो भगवान बने घूम रहे हैं। तो धर्म का पतन कौन कर रहा है? यही लोग पतन कर रहे हैं, और यही लोग पताका भी लेकर के आगे चल रहे हैं। तो ये समाज का जो डिस्टर्बेंस आया है, इसके खिलाफ हमें खड़ा होना होता है। यही नफरत है।
अभी हमने कई लोगों ने कमेंट, मनमोहन सिंह जी का जब निधन हुआ वहाँ पर भी लोगों ने ऐसे किया, कमेंट कई ट्वीट आए ऐसे। कई ट्वीट किए। और बात सिर्फ मैं इसकी नहीं कह रहा हूँ कि वहाँ से ही आते हैं, बीच में कभी किसी न्यूज़ चैनल के एंकर अभी 2 साल पहले कोविड के समय ये हो गए, उनकी ठीक है, जब कोई शख्स इस दुनिया में नहीं रहा तो जब तक है भाई, हम हैं तो चैट कर रहे हैं, नहीं है तो भाई रेस्ट इन पीस, दोनों तरफ से ये चीज, बात खत्म। कोई कैसा भी हो, तो जब उसकी सांसें खत्म हो गई तो लोग कहते ना ये तो भगवान के पास चले गए। तो जो आदमी भगवान के पास चला गया, उस आदमी को तुम इस तरीके से अभद्रता, गाली गलौज, गंदा बोल रहे हो, हैं, जो भगवान के पास बैठा हुआ है, और तुम कहते हो कि हम धर्म के ये हैं। कोई उस व्यक्ति को, जब वो व्यक्ति उससे कोई मिला नहीं, जुला नहीं, उसके बारे में जानता नहीं, उसका सिर्फ- परिवार की स्थिति नहीं जानता सिर्फ उसके बारे में। इसलिए क्योंकि वो आपकी विचारधारा का, आपके दल का, आपके पार्टी का, आपकी जो आपने वातावरण गंदा, झूठा, मक्कारी का बना रखा है, उसका समर्थन नहीं करता था, उसके विरोध की बात करता था। सिर्फ इसलिए यहाँ पर भी आप उसको अपने धर्म का और चीज़ों का मानने से गान को, और जब वो भगवान के पास पहुँच गया तो भी, तो तुम भगवान और धर्म इन चीज़ों से सबसे बड़े तुम ही हो गए। और इनको पैदा किसने किया? ये तो सब अभी पैदा हुए ना कुछ साल, ये तो पहले नहीं थे। पहले हम लोग ट्रेन में जाते थे, 24-24 घंटे की ट्रेन, कानपुर से मुंबई जाते थे। अरे भाई साहब आप कहाँ जा रहे हैं? अच्छा आप कहाँ रहते हैं? अच्छा आज लगे, अरे भाई साहब ये खाइए, ये खाइए, अच्छा नहीं भाई साहब ये है, ऐसा। ट्रेन में दोस्तियाँ हो जाती थी, है ना, कौन कहाँ का, कितना मोहब्बत हो जाती थी, नंबर लोग एक दूसरे का। आजकल लोग देख रहे हैं कौन बिरयानी लेकर आया है, कौन क्या इस तरीके की चीजें देखी जा रही है। बताइए, खाने में कोई कहीं नॉनवेज तो नहीं लेके बैठा। हाँ। ये पहले नहीं था, सही में इस तरीके की कोई बात सोचता नहीं था, बातचीत शुरू करते थे, आप कहाँ से हैं, किस तरीके। ये आपसी सौहार्द जो है वो पूरा बिगड़ चुका है। धार्मिक लोग, अक्सर हम ट्रेन में जाते थे तो कुछ लोग होते थे धार्मिक, अब ट्रेन में जा रहे हैं, 24 घंटे की ट्रेन है, वो 5 वक्त के नमाजी हैं, तो बोलते थे भैया हम नमाज का टाइम हो गया, पढ़ ले भाई, पढ़ लो, हमें क्या 2 मिनट का काम है, फिर उठ करके अपना बैठ गया, हमारा क्या जाता है। वो अपने धर्म की चीज़ों को अगर कर रहा है तो कोई अच्छा धार्मिक आदमी अगर आपके आसपास है तो अच्छी बात है। अब वो कोई बैठा हुआ है और हम भी भाई हमारा टाइम हो गया 24 घंटे में, हम अपना ये चालसा पढ़ रहे हैं, जिन्हें ये कर रहे हैं, हमने कर लिया, भाई तुम्हें क्या प्रॉब्लम। तो ये अपने अपने धर्म पे अगर लोग चलें, आप अपने धर्म की इज्जत करते हैं तो आपके अंदर ऑटोमेटिक दूसरे धर्म की इज्जत आ जाएगी। ये वो लोग हैं जो अपने ही धर्म की इज्जत नहीं करते हैं, वो अधर्मी लोग हैं। तो देश का और मौजूदा समय का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि धर्म की पताका अधर्मियों के हाथ में आ गई है। इससे बड़ा धर्म का क्षय और नुकसान और क्षति और क्या हो सकती है। और उसमें सामाजिकता को भी जोड़ लिया गया है, उसमें राष्ट्रवादिता को भी जोड़ लिया गया है, उसमें देशभक्ति और भावना, तो इन सारी चीज़ों का ये पूरा सामंजस्य तालमेल ही बिगाड़ दिया है। जो भारत की मूल भावना थी उसके साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो हम जैसे राष्ट्र प्रेमियों के हृदय में कष्ट होता है। करोड़ों लोग हैं हमारे जैसे, किसी की आवाज़ पहुंच पाती है, किसी की नहीं पहुंच पाती है, लेकिन भावना यही है हमारी कि हमारा राष्ट्र, हमारा देश खुशहाल रहे, हमारे सारे देशवासी खुशहाल रहें। हम सब मिल कर के प्रेम मोहब्बत से हम देश की तरक्की के बारे में सोचें, आने वाले जो भविष्य है, बच्चे हैं, बच्चियां हैं, हम इनको एक अच्छा फ्यूचर दे पाएँ, देश हमारा खुशहाल हो, सब लोग आनंद से रहें, है ना, और भारत माता की जय होती रहे। यही तो भावना है, और क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी, आप आए। और साथियों आप देखते रहिए द एक्टिविस्ट संदीप शो, और मैं चाहूँगा इस पॉडकास्ट को आप सब जरूर देखें, और एक जो वैचारिक चर्चा जिसे मैं कहूँगा, आप इसे बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार राजीव जी। थैंक यू सो मच।